1 करोड़ 40 लाख की आबादी वाला देश, क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक में भी पदक आ रहे हैं, लेकिन फुटबॉल में फीफा रैंकिंग में संघर्ष और वर्ल्ड कप तो कोसों दूर। आखिर सवाल है कि इंडियन फुटबॉल को मार कौन रहा है? किसने मारा इंडियन फुटबॉल को? इसकी जिम्मेदारी क्या सिर्फ एक आदमी या एक संस्था पर नहीं है? क्या एक खिलाड़ी है इसके जिम्मेदार? क्या कोच हो सकते हैं इसके जिम्मेदार? क्या AIFF खुद है इसकी जिम्मेदार? क्या सरकार है इसके जिम्मेदार, या हम जैसे फुटबॉल फैंस भी इसके हैं जिम्मेदार? इसी पर चर्चा करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। आज हम इंडियन फुटबॉल की वो सच्चाई को जानेंगे, उस सच्चाई को जानेंगे जिसपे जल्दी लोग बात करना पसंद नहीं करते। भारत कभी, जहां एशियन फुटबॉल में उसका एक नाम था, एक इमेज था, बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि एक समय एशियन फुटबॉल में अपनी धाक जमा के रखने वाला भारत 1951 के एशियन गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है। 1962 में भी जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें भी गोल्ड मेडल जीता था, और 1956 के ओलंपिक में भारत को चौथा स्थान मिला था। और उस दौर में भारतीय फुटबॉल का सम्मान लगभग पूरे एशिया में होता था। भारत को भविष्य की एक बहुत बड़ी, उस समय भारत को भविष्य की बहुत बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि भारत आगे बढ़ने के बजाय धीरे 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 पीछे चलता गया। जहां जापान, दक्षिण कोरिया और बाद में उज्बेकिस्तान जैसे देश लगातार विकास कर रहे थे, वहीं भारत पिछड़ता ही जा रहा था। आज की स्थिति यह है कि जिन देशों को कभी भारत अपने बराबर समझता था, वो फुटबॉल के मंच पे हमसे कहीं बहुत आगे निकल गया। पर अब सवाल है कि अपराधी कौन? सबसे पहला अपराधी, देखिए, ये एक विवादास्पद मुद्दा है, इसलिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सबसे पहला, मैं किसी को इंटेंशनली नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस कारण को बता रहा हूं कि इन कारणों से हमारा फुटबॉल पीछे है। तो सबसे पहला आता है खराब प्रशासन। अगर भारतीय फुटबॉल की गिरावट को देखा जाए तो गिरावट के सबसे बड़े कारण की बात की जाए तो उंगली सबसे पहले प्रशासन पे ही उठती है। ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF दर्शकों तक एक स्पष्ट और लंबी अवधि की जो योजना होती है ना, वो बनाने में असफल रही। अभी कुछ कुछ शुरुआत हुआ कुछ सालों में, लेकिन जिस समय अन्य देश डेवलप कर रहे थे, हम उस समय सो रहे थे। उदाहरण के लिए दीजिए जापान 1990 के दशक में ही जापान में वहां जे लीग शुरू हो गया था, और सिर्फ जापान ने वहां जे लीग ही नहीं बनाई, 2-3 तरह के लीग बनाए, जिसमें आने वाले 20 से 30 साल तक के फुटबॉल स्पोर्ट्स का रोड मैप तैयार रहा। उन्होंने ग्रास रूट में फुटबॉल कोचिंग, स्काउटिंग और युवा खिलाड़ियों के विकास के लिए भारी निवेश किया। उधर भारत में क्या बोलूं मैं, भारत में अक्सर अधिकारियों का ध्यान पद हासिल करने पे, चुनावों में, पदों में, प्रशासनिक विवादों में, तुम जिम्मेदार मैं जिम्मेदार, तुम्हें ये करना चाहिए मुझे ये करना चाहिए। एक फुटबॉल को एक सिस्टम की तरह भारतीय फुटबॉल महासंघ या AIFF ने विकसित नहीं किया, बल्कि उसे एक इवेंट की तरह चलाना शुरू कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि हर कुछ साल में, आज भी इवेंट की तरह चलता है, और हर कुछ साल में आप देखेंगे कि नया कोच आ जाता है, हर कुछ साल में नई योजना बन जाती है, हर कुछ साल में नया विजन आ जाता है, लेकिन स्थायी परिणाम, स्थायी दिशा आपको नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस आज भी ढाक का 3 पात। बिना दिशा के कोई भी खेल आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरा अपराधी, ग्रास रूट सिस्टम जिसको कहते हैं, उसका कमजोर होना। दुनिया की हर बड़ी फुटबॉल महाशक्ति की नींव ग्रास रूट फुटबॉल होती है। चाहे आप ब्राजील को देख ले, अर्जेंटीना को देख ले, स्पेन, जर्मनी, जापान, एशिया में दक्षिण कोरिया, उज्बेकिस्तान, जिसने अभी, जॉर्डन जैसे देश जिन्होंने अभी वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया, खेलने जा रहे हैं अगले इस साल, ठीक है। तो इन सभी देशों में बच्चे 6 से 7 साल की उम्र से ही संगठित फुटबॉल सिस्टम का हिस्सा होते हैं। हमारे बच्चे 6-7 साल में क्या कर रहे होते हैं?
राजकुमार लल्लू, ठीक है, किंडर जॉय, किंडर गार्डन, ठीक है, हमारे बच्चे यही कर रहे होते हैं। वहां के बच्चों को प्रशिक्षित कोच मिलते हैं, नियमित प्रतियोगिताएं मिलती हैं, साफ विकास पथ मिलता है, लेकिन गार्जियन का भारत में भी क्या है, वो दिशा नहीं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे आज भी राजकुमार लल्लू, छोटी भीम, मोटू भीम, इन्हीं में लगे हुए हैं। और भारत में लाखों, देखिए सच्चाई ये है कि भारत में लाखों बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, टैलेंट की कोई कमी नहीं। समस्या है टैलेंट का विकास करने वाला जो सिस्टम है, वो वो सिस्टम ही कमजोर है। तो कई राज्यों में बच्चों के लिए पूरे साल चलने वाली लीग तक मौजूद नहीं है। तो प्रतिभा पैदा तो होती है, लेकिन सिस्टम उसे पहचानने और आगे बढ़ाने में पूरी तरह से असफल हो जाता है। और यहाँ यही भारतीय फुटबॉल टीम जो है वो सबसे बड़ा नुकसान झेलते हैं। तभी इस सिस्टम के फेलियर के चलते ही हम दसों दसों साल एक ही खिलाड़ी पर, एक ही समूह के खिलाड़ियों पर निर्भर हो जाते हैं। अगर उनके क्लब अगर खिलाड़ियों को नहीं छोड़ते हैं तो हमारी स्थिति बदतर होने लगती है, बड़े बड़े मार्जिन से हम हारना शुरू कर देते हैं। तीसरा अपराधी, बहुतों को खराब लग सकता है, क्रिकेट का विशाल प्रभाव। देखिए मैं क्रिकेट के अगेंस्ट नहीं, या क्रिकेट बनाम फुटबॉल का मैं बहस भी नहीं करेगा। क्रिकेट की सफलता पूरी तरह से उसकी मेहनत, संरचना और लोकप्रियता का परिणाम है। कुछ हासिल किया था कपिल देव ने उस जमाने में, तब जाके क्रिकेट पॉपुलर हुआ और पूरा सिस्टम क्रिकेट को अच्छा करने में लग गया। लेकिन यह भी सच है कि भारत में स्पॉन्सरशिप, मीडिया कवरेज, कॉरपोरेट निवेश का बड़ा हिस्सा आज के डेट में क्रिकेट को मिलता है। तो जब ऐसा है ना कि जब जब किसी खेल को पैसा मिलता है तो उसके साथ सुविधाएं अपने आप आने लगती है, बेहतर मैदान आने लगते हैं, बेहतर कोच आने लगते हैं, बेहतर अवसर मिलने लगते हैं। तो फुटबॉल को भी अब सबसे ज्यादा अगर समर्थन मिल रहा है आज की डेट में, लेकिन इसमें कॉरपोरेट का बहुत बड़ा रोल है। फुटबॉल को भी अभी देखिए पहले से ज्यादा समर्थन मिल रहा है, लेकिन अब क्रिकेट के मुकाबले में हम बहुत ही पीछे हैं। और यही कारण है कि प्रतिभाशाली जो युवा फुटबॉल खेलना चाहते हैं, फुटबॉल को करियर के रूप में चुनना चाहते हैं, वो हिचकिचाते हैं। मैं अपनी खुद बात करता हूँ, मेरा बेटा 5 साल का है, ठीक है, 5 सवा 5 साल का है, और अभी कुछ दिन पहले मैंने उसे फुटबॉल के बारे में प्रोत्साहन देना शुरू किया। तो हमारे घर के रिलेटिव्स कहने लगे कि कोई भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये माइंड सेट आप देख लीजिए। चौथा अपराधी, यूथ डेवलपमेंट की कमी। भारतीय फुटबॉल में सबसे बड़ा संकट सीनियर टीम नहीं है, सबसे बड़ा संकट है यूथ डेवलपमेंट। जब आप जापान, दक्षिण कोरिया, उज्बेकिस्तान, जॉर्डन की आप अंडर 17, अंडर 20 को देखते हैं तो समझ में आता है कि उनकी सफलता जो है वो अचानक नहीं आई। उन्होंने वर्षों तक पिछले 10-15 सालों में कठोर परिश्रम किया है। और यही वजह है कि ये चीज हम लैक करते हैं। और कई वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में कतर की 70% टीम अंडर 23 की थी, ठीक है, अभी जमाइका यूनिटी कप में 70% टीम अंडर 23 की थी। वो हमें बड़ी आसानी से अंडर 23 की टीम ये हमें 2-1, 2-0, 3-0 से हरा के निकल जाती है। तो बहुत बड़ा कारण है कि हमें अपने यूथ डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। हर खिलाड़ी को एक स्पष्ट प्रणाली से, जिन जिन भी देशों में फुटबॉल आगे बढ़ा है वहां हर खिलाड़ी को एक स्पष्ट प्रणाली से गुजरना पड़ता है। और भारत में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी 18, 19, 20, 21 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते प्रतिस्पर्धी फुटबॉल से ऑलरेडी बाहर हो जाते हैं। आपको याद हो 2017 का वर्ल्ड कप, 2017 के अंडर 2017 का जो स्क्वाड था उसके कई खिलाड़ी आज हमारे एक प्रचलित क्लब में खेलते हैं। लेकिन उन खिलाड़ियों को छोड़ दे, उसमें भी 50-60% आए, 40-45% खिलाड़ी कहाँ चले गए पता नहीं चला। हो सकता है पर्याप्त अवसर नहीं मिला हो, या प्रतिभा ही खत्म हो गई हो अवसर के चलते। और युवा स्तर, जब हम युवा स्तर पर नेगेटिव फील करने लगते हैं, कमजोर फील करने, तो राष्ट्रीय टीम मजबूत कैसे बनेगी ये मुझे नहीं पता, शायद आपको पता हो।
अब असली सवाल, क्या एआईएफएफ सच में जिम्मेदार है? पूरी जिम्मेदारी क्या एक संस्था को देना ठीक होगा? इसके लिए और कौन कौन जिम्मेदार हो सकते हैं? देखिए, एआईएफएफ तो जिम्मेदार है ही, नो डाउट। इसके अलावा राज्य संघ भी जिम्मेदार है, क्लब भी जिम्मेदार है, मीडिया भी जिम्मेदार है, और कभी कभी हमारे जैसे फुटबॉल फैंस भी जिम्मेदार है। अब हमारे जैसे फुटबॉल फैंस कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? लेकिन है, हम अक्सर क्यों है मैं बताता हूँ, हम अक्सर तुरंत परिणाम चाहते हैं। अगर हम एक दो मैच जीत गए तो भैया एशिया की नई ताकत घोषित कर दिए जाते हैं, स्लीपिंग जायंट। लेबनान को जब हमने हराया था घर में या इंटरकॉन्टिनेंटल कप में, तो भाई बवाल मच गया था इगोर स्टिमिच के समय। तो एक तरह से हम एक नई ताकत घोषित कर दिए जाते हैं, और अगर हम एक मैच हार जाते तो पूरा सिस्टम बदलने की मांग करने लगते। लेकिन भाई फुटबॉल में जो बदलाव है ना, वो महीनों में नहीं आता, कई वर्षों तक मेहनत करना पड़ता है, धैर्य दिखाना पड़ता है। और आखिर इंडियन फुटबॉल को किसने मारा? यह किसी एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि खराब प्रशासन, कमजोर ग्रासरूट सिस्टम, अपर्याप्त यूथ डेवलपमेंट, लंबी परियोजनाओं की कमी या अभाव, और दर्शकों की गलत प्राथमिकताओं, फैंस की गलत प्राथमिकताओं ने मिलकर भारतीय फुटबॉल को पीछे धकेल दिया। लेकिन अब देखिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छी खबर यह है कि जिन कारणों से भारतीय फुटबॉल को पीछे धकेला हुआ या पिछड़ा हुआ हम मानते हैं, वही कारण हमारी मजबूती का भी कारण बनेंगे। मतलब अगर हम उन सारी चीजों को फोकस करें, जैसे ग्रास रूट्स हुआ, कोचिंग हुआ, युवा खिलाड़ियों के विकास पर जो निवेश हुआ, अगर सही योजनाओं के साथ अगर 10 साल, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक दशक, 10 साल अगर भारतीय फुटबॉल पूरा सिस्टम एक अच्छी नियत से अगर काम करने लगा ना, तो जॉर्डन उज्बेकिस्तान की तरह हमारे दिन भी बदल जाएंगे। सवाल यह नहीं है कि इंडियन फुटबॉल मर चुका है, सवाल ये है कि क्या हम उसको फिर से जीवित कर सकते हैं कि। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।